हेलो गाइज, और सब कैसे आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हीट ट्रांसफ़र का फिन्स, ठीक है, एक्सटेंडेड सर्फेसेज। ओके, तो हमको फिन्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारा केवल सरफेस से ही काम नहीं चल पा रहा था क्या? फिन्स मतलब एक्सटेंडेड प्रोजेक्शन, मतलब कहते हैं ना, जैसे कि अब जैसे ये प्लेन बोर्ड है, अब इस प्लेन बोर्ड से मैंने इसके कहीं से भी सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में इस सरफेस से मैंने प्रोजेक्शन निकाल लिया। सिलेंडर यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ पर प्रोजेक्शन निकाल लिया इस सरफेस से लगा के। मतलब इसी सरफेस से हमारा काम नहीं चल रहा था कि रेट जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा था। अब जैसे मान लो आपने गाड़ी का जो हमारा रेडिएटर है वो देखा होगा, ठीक है। रेडिएटर गाड़ी में लगा होता है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं रेडिएटर सब में लगा होता है, सामने से लगा होता है। गाड़ी ऐसे चल रही है हमारी, मतलब गाड़ी अगर ऐसे चल रही है तो सामने से ऐसे हवा, अब आपको पता है, अब गाड़ी सामने ऐसे ले जाओगे तो सामने से हवा का प्रेशर आएगा, तो हवा उस रेडिएटर के थ्रू अंदर जाती है और कूल करती है। किसको कूल करती है? उसमें जो लुब्रिकेंट, उसमें जो वो हमारा कूलेंट होता है उसको कूल करती है। कूलेंट क्या काम करता है? कूलेंट आपको पता है कि इंजन को कूल करने का काम करता है। जब इंजन हमारा हॉट हो जाता है तो उसको कूल करता है। और अब इंजन को तो कूल कर दिया कूलेंट ने, अब कूलेंट को कौन कूल करेगा भाई? कूलेंट भी तो कूल होगा, तो कूलेंट को कौन कूल करेगा? कूलेंट को कूल करेगा रेडिएटर। वो रेडिएटर के थ्रू पास होता है। अब रेडिएटर के थ्रू पास होता है और जो इन्वायरमेंट की जो एयर है उस रेडिएटर के थ्रू पास होती है, तो वो क्या करती है? उस कूलेंट को कूल करते हुए निकल जाती है। समझे? तो वही चीज़ है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कूलेंट से एयर की तरफ होता है, ऑब्वियसली होता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होता है। अब कूलेंट का टेम्परेचर तो बहुत हाई होगा, अब एयर का हमारा नॉर्मली टेम्परेचर जो हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर उतना होगा। तो कूलेंट एयर क्या करती है? उसको कूल करते हुए निकल जाती है, कूल कर जाती है। अब तो फिन्स क्यों लगाने पड़े हमें रेडिएटर में? अब क्या होता है कि जितना अब देखो कूल कैसे होगा? ड्यू टू कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र होगा। कन्वेक्शन तो हीट ट्रांसफ़र होगा। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र हमारा क्या कहता है? HAT0 माइनस T इन्फिनिटी। अब जैसे मान लो जो ये T0 है, ये जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर है, बहुत हाई है। T इन्फिनिटी क्या है? जो इन्वायरमेंट है, जो एम्बियंट है, उसका टेम्परेचर है, ठीक है। अब हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट एयर का हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होगा कुछ ना कुछ, है नहीं? एयर का हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हो गया। अब T0 और T इन्फिनिटी तो भाई हमारे पता है, डिज़ाइन में हमको ये फिक्स है कि ये वाले इन दोनों को आप चेंज नहीं कर सकते डिज़ाइन में करते समय ना। अब रेडिएटर का आप जब डिज़ाइन करोगे तो आपको चाहिए होता है कि भाई ये दोनों तो फिक्स हैं। अब हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी भाई एयर है, अब उसे तो बदल नहीं सकते, एयर है, एयर के थ्रू हमें कूल करना है। तो किसको बोलते हो? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कौन सा? जब आपका वो कौन सा वाला सरफेस एरिया? जब कूलेंट जिसके थ्रू फ्लो कर रहा है उसके बीच में जो सरफेस एरिया है, समझे? सरफेस एरिया। तो ये तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा उतना अच्छा कूलेंट कूल होगा। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हॉट है तो उतना अच्छा हीट ट्रांसफ़र होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगा उतना अच्छा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना अच्छा हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो भाई सरफेस एरिया अब उतने से ही काम नहीं चल रहा था, तो हमने क्या करा? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमने सरफेस से प्रोजेक्शन निकालने, थोड़े छोटे प्रोजेक्शन निकालने, मतलब सरफेस एरिया आप इंक्रीज करना है आपको, कैसे भी करो सरफेस एरिया आपको इंक्रीज करना है, कैसे भी करो। अब हमने क्या करा कि इस सरफेस से थोड़े थोड़े प्रोजेक्शन निकालने शुरू कर दिए, जिन्हें फिन्स हम कहते हैं, एक्सटेंडेड सर्फेसिस, प्रोट्रूडिंग सर्फेसिस। काफ़ी जगह आपने देखा होगा। अब अगर आपका घर में रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रिज होगा, तो उसके पीछे आप देख लेना, आपको फिन्स लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज ही करना होता है, तो इसलिए हमको फिन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये तो बात हो गई हमारी फिन्स की। अब भाई तो फिन्स की तो बात हो गई,
ठीक है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज करना है तो सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके लिए फिन्स लगानी पड़ेगी। अब फिन्स का हम डिज़ाइन करना पड़ेगा। फिन्स का भी तो डिज़ाइन होगा भाई, फिन्स का भी तो डिज़ाइन होगा ना, तो भी तो फिन्स उसी हिसाब से आप फिन्स लगाओ, कैसी फिन्स लगानी है, कितनी लंबी फिन्स लगानी है, और कैसा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र उससे रखना है, किस शेप का फिन्स लगाना है, समझ गए। ये सब चीज़ें डिज़ाइन, जब फिन्स का डिज़ाइन होता है तब देखी आती हैं। तब वही चीज़ हम देख रहे हैं। अब जैसे कि मान लो ये एक रेक्टेंगुलर फिन है, जैसे कि ये सरफेस है, मैंने जैसे कहा ना कि ये ब्लैक बोर्ड की सरफेस है, बोर्ड की प्लेन सरफेस है। अब ऐसे ही ये एक सरफेस है, ये वाली एक सरफेस है, ये वॉल हो गई कोई भी, ठीक है, ये वाली, ये ओके। अब इससे क्या करा मैंने, एक रेक्टेंगुलर शेप में फिन्स, जिसे हम कहेंगे एक्सटेंडेड सर्फेसेस प्रोट्रूडिंग, है नहीं, प्रोजेक्शन, ये जो प्लेन वॉल है इससे मैंने बाहर की तरफ निकाली, समझ गए। तो ये सरफेस मैंने निकाली बाहर की तरफ, रेक्टेंगुलर, जिसकी थिकनेस टी, लेंथ L, लेंथ क्या ली है ना, L, थिकनेस T ली, और इसकी विड्थ मैंने Z ले ली, ओके। इस रेक्टेंगुलर जो सेक्शन है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A मान लिया मैंने, ओके, ठीक है। और जो ये पेरीमीटर है, अब पेरीमीटर भी तो जान रहे होगे ना, पेरीमीटर, ये जो पेरीमीटर है मान लिया P, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और पेरीमीटर तो आपको पता होता है ना, पेरीमीटर अलग अलग होती हैं। पेरीमीटर, ये जो चारों लेंथ है इनका ऐड करोगे, इनको जोड़ोगे तो पेरीमीटर आएगा। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो गया, इसका पेरीमीटर P हो गया, ओके। थिकनेस इसकी T हो गई, विड्थ इसकी Z हो गई, लेंथ इसकी L हो गई, ओके। तो कुछ अजम्पशंस हम लेते हैं, जैसे हमने पहले लिए थे कि अजम्पशंस, जब मैंने आपको सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जनरल इक्वेशन जब हमने निकाली थी तो उसमें भी हमने अजम्पशंस कुछ लिए थे। तो ऐसे ही अजम्पशन यहाँ लेंगे, जैसे कि स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, स्टडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। जो स्टडी स्टेट हम कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम स्टडी स्टेट कंडीशन। अब स्टडी स्टेट कंडीशन मतलब कि टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम हमारा नहीं है, ओके, ठीक है। तो हमने मान ली पहले स्टडी स्टेट कंडीशन एज्यूम कर ली। तो अब स्टडी स्टेट कंडीशन मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर टाइम का फंक्शन नहीं है। अब जैसे कि अगर यहाँ पर मैं ये x, यहाँ से मैं x, अब सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो रहा है, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। जो मैंने जनरल इक्वेशन निकालते, अब जैसे कहा था ना, तो अब यहाँ पर मान रहा हूँ कि वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो रहा है, मतलब कि अलोंग द एक्स डायरेक्शन हीट कंडक्शन हो रहा है। अब मैंने एक्स डायरेक्शन को कौन सी डायरेक्शन मानी, ये वाली, अलोंग द लेंथ, ठीक है। तो अलोंग द लेंथ हीट का कंडक्शन हो रहा है, अलोंग द लेंथ, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, मतलब हीट का जो फ्लो हो रहा है वन डायमेंशनली हो रहा है। और कंडक्शन, जब मैं कह रहा हूं कंडक्शन, ठीक है, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, तो अलोंग द एक्स डायरेक्शन, तो ये हो गया x इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू L। तो एट x इक्वल टू 0 मैंने टेम्परेचर मान लिया T0, मतलब कि जो ये बेस है, जो यहाँ पर जो ये फिन्स, जो ये वाला फिन्स जो अटैच है ना, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो T0 मान लिया मैंने।
तो जो ये टी नॉट है इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टेम्परेचर टी नॉट का टी नॉट ही रहेगा, टाइम चाहे बदलता रहे कुछ भी होता रहे, टी नॉट ही रहेगा। अब जैसे एम्बियंट का टेम्परेचर मैंने टी इन्फिनिटी मान लिया, तो एम्बियंट का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी रहेगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन मैंने मान रखी है, ठीक है। अब जैसे कि हमने जब जनरल इक्वेशन निकाली थी तो हमने वहाँ पर हीट ट्रांसफर आपका किसके थ्रू होता है, टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। तो हम इसमें क्या क्या निकालेंगे जब डिज़ाइन करते हैं फिन्स का, तो क्या क्या देखेंगे। सबसे हमें तो हमारा किससे मतलब है, हमें हीट ट्रांसफ़र से मतलब है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, ये हमारा निकालने का मकसद है। और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द फिन, कि जो फिन है, जो हमारी ये फिन है, इसमें टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है। मतलब कि x इक्वल टू 0 पे तो टी नॉट है, x इक्वल टू एल पे कितना है, या x इसके बीच में कितना है, किस, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र क्यों कैसे होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के, टेम्परेचर डिफरेंस आपका ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस से हीट ट्रांसफ़र होगा। अब तो अलोंग द फिन क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर टी नॉट है, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। अब स्टेडी स्टेट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, यहाँ पर टी नॉट है तो यहाँ पर भी टी नॉट होगा, ऐसा नहीं है। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि एट ए पर्टिकुलर जो लोकेशन है वहाँ पर जो टी नॉट टेम्परेचर है वो टी नॉट ही रहेगा। अब जैसे यहाँ पर टी एक्स टेम्परेचर है तो यहाँ पर टी एक्स ही रहेगा, ऐसे करके। तो हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे कि जो अलोंग द फिन है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, तो उसी की वजह से हीट ट्रांसफ़र होगा, उसी की वजह से इन्वायरमेंट में हीट का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। जो ये सरफेस है, अब देखो ये वाली जो सरफेस है एक्स्ट्रा सरफेस है ना ये वाली फिन्स की, तो इस सरफेस से हीट का ट्रांसफ़र होगा इन्वायरमेंट में, है नहीं। यहाँ पर टी नॉट है, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, तो अब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी ही है, ठीक है। तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट का फ्लो होगा इन्वायरमेंट में, होगा। अब कंडक्शन हम अलोंग द एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं, अलोंग द लेंथ, ठीक है। तो ये बात है। तो हम यहाँ पर दो चीज़ें देखेंगे कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस अलोंग द फिन कैसा है, और जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू द फिन क्या होगा। तो ये डिज़ाइन जब फिन का करते हैं दो चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, अब ये दोनों चीज़ें निकालने, तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने डी एक्स लेंथ का मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। डी एक्स लेंथ का एलिमेंट ले लिया फिन के अलोंग, ठीक है। तो अब यहाँ से अब आपको पता है इसके अलोंग भी हीट कंडक्ट होगी फिन के अलोंग, और सरफेस के थ्रू से भी हीट कंडक्ट होगी, कन्वेक्शन होगा ड्यू टू कन्वेक्शन, है नहीं। तभी तो मैंने कहा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ। तो अब जैसे कि Qx हीट कंडक्ट इनटू द एलिमेंट Qx, ठीक है। अब देखो मैंने dx लेंथ का लिया हुआ है एलिमेंट, तो अलोंग द x डायरेक्शन हीट कंडक्ट हो रही है, इनटू हो रही है, इन हो रही है, यहाँ से कितनी हो रही है, मान लिया मैंने Qx हो रही है, ओके। और इस dx लेंथ के थ्रू जो हीट आउट हो रही है वो हो रही है Qx प्लस dx, ठीक है। हीट आउट हो रही है Qx प्लस dx, इन हो रही है Qx, ओके। ये तो हीट इन हीट आउट। अब ये जो सरफेस है नहीं, अब इसी लेंथ का ये भी तो लेंथ dx होगी, ये इसी लेंथ का ये सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू हीट कन्वेक्ट हो रही है,
हीट कन्वेक्ट हो रही है, मतलब यहाँ से कंडक्ट हो रही है, यहाँ से इन हो रही है, यहाँ से आउट हो रही है और यहाँ से कन्वेक्ट हो रही है। ठीक है, ऐसे पूरे साइड से हो रही है, मतलब यहाँ से भी इन हो रही है, यहाँ से, मैं पूरे में कह रहा हूँ इन हो रही है, यहाँ से आउट हो रही है, समझ रहे हो ऐसे। तो भाई अगर मैं देखूं जो इन हो रही है, कितनी इन हो रही है, QX कंडक्शन, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। थर्मल कंडक्टिविटी में यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट। तो जितने भी हम एजम्पशन ले रहे हैं ना, थर्मल कंडक्टिविटी जो है हमारी के कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, वन डायमेंशनल हीट का कंडक्शन हो रहा है, ओके, स्टडी स्टेट है, ठीक है। तो हम क्या करें, तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या होता है, माइनस के, है नी, ए डी टी ओवर डी एक्स, यही होता है फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। माइनस के ए क्या है, अब कंडक्शन यहां से हो रहा है, मतलब सरफेस एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, समझ रहे हो ना, क्योंकि हीट का कंडक्शन तो ड्यू टू हीट कंडक्ट हो रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया मत समझ लेना, सरफेस एरिया जो ऊपर वाला सरफेस, ये वाला क्रॉस सेक्शनल, हीट का कंडक्शन तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है नी, इस समझ गए ना। तो ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल कांस्टेंट में मान रखा है, और डी टी ओवर डी एक्स। तो क्यू एक्स क्या हो गया, इन हो रही है। अब आउट हीट जो कंडक्ट हो रही है इस एलिमेंट के थ्रू, आउट जो हो रही है वो क्या होगा, उसे कैसे निकालेंगे, हमने कितनी बार निकाला है, क्यू एक्स प्लस डेल ओवर डेल एक्स, क्यू एक्स डी एक्स, ऐसी तो निकाला है नी। तो ये हो गया हीट इन, ये हो गया आउट। अब कन्वेक्शन, अब जो कन्वेक्ट हो रही है हीट वो कितनी हो रही है, कितनी हो रही है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन हीट है नी। तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, सरफेस एरिया, है नी, सरफेस एरिया। अब ए नहीं मान रहे हैं इसको, है नी, सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, अब देखो सरफेस एरिया क्या होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर इनटू डी एक्स लेंथ, मतलब अब देखो ये वाला पेरीमीटर, ये पेरीमीटर हो गया और डी एक्स लेंथ हो गई, तो क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा ना। पहले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है, पेरीमीटर इनटू लेंथ, तो क्या होगा, सरफेस एरिया। तो पेरीमीटर मैंने क्या मान रखा है, ए, अब लेंथ कितनी है, डी एक्स लेंथ है। अब सरफेस एरिया तो चारों तरफ का सरफेस एरिया ना, ये वाला भी सरफेस है, ये वाला भी सरफेस है, उस साइड वाला भी सरफेस है, बॉटम वाला भी सरफेस है, टॉप वाला भी सरफेस है, साइड वाला, और दोनों साइड के सरफेस है, सरफेस है नहीं। तो पेरीमीटर इनटू लेंथ, पी और डी एक्स, समझे। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच किसका, जो एम्बिएंट में फ्लूइड है उसका, सरफेस एरिया पी डी एक्स, ठीक है। और T माइनस टी इन्फिनिटी, टेम्परेचर डिफरेंस, समझ गए, टेम्परेचर डिफरेंस। अब भाई ये जो T है ये टेम्परेचर किसका है, इस एलिमेंट का टेम्परेचर है। कुछ भी टेम्परेचर रहा होगा, कुछ भी टेम्परेचर रहा होगा, तो मैंने T मान लिया। और T इन्फिनिटी क्या है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मैंने मान ही रखा है। तो ये तीन चीज़ें हमें पता चल गई। अब भाई ऐसी तो होगा हीट ट्रांसफर, कन्वेक्ट होगा, कंडक्शन होगा, कंडक्शन अलोंग द फिन होगा और कन्वेक्शन थ्रू द सरफेस ऑफ द फिन टू द इन्वायरमेंट होगा, है नहीं, ऐसे होता है।
तो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जो एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, मतलब कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर लगाएं, एनर्जी बैलेंस करें, एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी। वो तो हर जगह एनर्जी बैलेंस होता है। एनर्जी कभी वेस्ट नहीं जाती। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। समझे? तो एनर्जी बैलेंस करें, तो एनर्जी बैलेंस कैसे करोगे बताओ? यहाँ से हीट इन हो रही है, यहाँ से इन हो रही है, यहाँ से आउट, यहाँ से आउट, मतलब एक जगह से इन हो रही है और बाकी जगह से आउट हो रही है। अब इन और आउट ही तो होता है। इन एनर्जी इन होगी और जो एनर्जी आउट होगी वो दोनों बराबर होंगी। अब यहाँ से भाई जो एनर्जी इन हुई, तो वो जो एनर्जी इन हुई, कुछ एनर्जी आउट कंडक्शन के थ्रू निकल गई और कुछ एनर्जी कन्वेक्शन के थ्रू सरफेस से इन्वायरमेंट में चली गई, है नहीं? तो इन क्या हुई? QX हुई। आउट क्या हुई? QX प्लस DX और प्लस Q कन्वेक्शन, यही तो है। तो QX, तो यहाँ पर रखते हैं QX प्लस D ओवर DX, QX DX, ठीक है, डेल ओवर डेल एक्स, हाँ, प्लस Q कन्वेक्शन ये रहा, HP DX T माइनस T इन्फिनिटी। तो QX से QX तो कैंसिल हो गया, ठीक है, QX से QX कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? अब बचा हमारे पास HP DX T माइनस T इन्फिनिटी प्लस डेल ओवर डेल एक्स। QX कितना था? माइनस KA DT ओवर DX इंटू DX इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको इधर ले गया, अब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये क्या बचा? डी स्क्वायर टी ओवर डी एक्स स्क्वायर के ए डी एक्स, तो पॉजिटिव हो गया, और ये इधर एच पी डी एक्स टी माइनस टी इन्फिनिटी, है नहीं? अब बताया आपको डी एक्स से ये वाला डी एक्स कैंसिल हो रखा है, तो डी स्क्वायर टी ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या बचा? एच पी ओवर के ए टी माइनस टी इन्फिनिटी। समझे ना? ये हो गया। अब मान लो मैं टी माइनस टी इन्फिनिटी को थीटा मान लिया, मैंने टी माइनस टी इन्फिनिटी को थीटा मान लिया। इसका डिफ्रेंसिएशन करो थीटा के रेस्पेक्ट में, डी थीटा डी टी ओवर डी थीटा, ठीक है, डी टी ओवर एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट डी टी ओवर डी एक्स। अब ये तो कांस्टेंट है टी इन्फिनिटी, क्योंकि हमने टी इन्फिनिटी तो कांस्टेंट मान रखा है ना, तो जीरो हो गया, और डी थीटा ओवर डी एक्स। अब देखो जो अब जो टेम्परेचर टी है वो तो कांस्टेंट है नहीं, टी इन्फिनिटी कांस्टेंट है, तो ये हो गया। और डी स्क्वायर टी ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर? डी स्क्वायर थीटा ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं? तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? डी स्क्वायर थीटा ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी डिवाइड बाई के ए। अब टी माइनस टी इन्फिनिटी को मैंने थीटा मान रखा है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जो एच पी ओवर के है इसको मैंने मान लिया एम स्क्वायर, एम स्क्वायर ये मैंने मान लिया, तो डी स्क्वायर ओवर थीटा ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, समझे? सेकेंड ऑर्डर
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब इसको सॉल्व जब करोगे मैथमेटिकली, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी c1 e की पावर माइनस एम एक्स प्लस c2 e की पावर एम एक्स, c1 e की पावर माइनस एम एक्स प्लस c2 e की पावर प्लस एम एक्स। तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। जब आप इसको मैथमेटिकली आप सॉल्व करोगे ना तो ये निकल के आता है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो कांस्टेंट c1 और c2, c1 इज समझे, c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे, c1 और c2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो c1 और c2 वैल्यू निकालने के लिए हमको बाउंड्री कंडीशंस, दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए होंगी, समझे। c1 और c2 की वैल्यू, क्योंकि दो कांस्टेंट है, दो बाउंड्री कंडीशन से हमारा काम हो जाएगा। दो बाउंड देख, जैसे हमने जनरल इक्वेशन में करा था वैसे ही यहाँ करेंगे, ठीक है। एम स्क्वायर एच पी ओवर के ऐसे होगा। तो पहली बाउंड्री कंडीशन हमको तो पता है क्या, कि x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर क्या है। अगर मैं x इक्वल टू 0 की बात करूं तो टेम्परेचर T क्या है, T नॉट, T नॉट बेस टेम्परेचर, मतलब कि जो ये सरफेस होगी ना, जो ये वॉल है, जिस वॉल से हमारा फिन अटैच्ड है, उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो हमको नोन होगा, अंडरस्टूड होगा। तो T इक्वल टू टी नॉट एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, T माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होती है, T माइनस इन्फिनिटी, थीटा को T माइनस इन्फिनिटी तो लिखते हैं। तो T की जगह क्या हो जाएगा, T नॉट, तो थीटा नॉट। तो भाई T नॉट भी हमको पता है, T इन्फिनिटी कांस्टेंट है, ये भी हमको पता है, तो थीटा नॉट की वैल्यू पता हो गई, ठीक है। तो ये तो पहली बाउंड्री कंडीशन हो गई कि x इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू टी नॉट, और तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। मतलब अगर आप यहाँ पर s इक्वल टू 0 रखोगे, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, तो c1 प्लस c2 थीटा नॉट, मतलब टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। तो c1 प्लस c2 के लिए हमने एक इक्वेशन निकाल ली, यानी c1 प्लस c2 के लिए एक इक्वेशन हमने निकाल ली। और जो दूसरी बाउंड्री कंडीशंस आएंगी, अब वो कहाँ से आएंगी, तो इसको पहले मिटा लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा, तो चलिए करते हैं। पहली बाउंड्री कंडीशंस मैंने दिखा दी आपको। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशंस, दूसरी बाउंड्री कंडीशन आपकी, हमारे उसमें 3 टाइप्स आएंगे, 3 केस आएंगे। पहला केस क्या होगा कि जो फिन है हमारा, ये पहली बाउंड्री कंडीशन में क्या था कि एट x इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर T इज इक्वल टू टी नॉट। टी नॉट क्या है, बेस टेम्परेचर, किसका, जो हमारा वाल है ना, जिससे फिन अटैच्ड है, उसका टेम्परेचर तो हमको पता होगा, तो उसका टेम्परेचर T नॉट। तो यहाँ से हमने क्या करा, देखो x इक्वल टू 0 रखूँगा मैं, तो ये क्या होगा, e की पावर 0 क्या होगा 1, e की पावर 0 क्या होगा 1, तो c1 प्लस c2 क्या आ गया, T नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, मतलब थीटा नॉट, ठीक है। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशंस कैसे आएगी, हम 3 केस मान के चलेंगे। पहला केस मैं ये कह रहा हूँ कि जो फिन है मेरा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत बड़ी फिन है, मतलब बहुत बड़ी नहीं, मतलब कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि फिन हमारा इतना लंबा है, मतलब तो इतना हमारा लंबा है कि जो टेम्परेचर है फिन का एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टेम्परेचर क्या हो गया, इन्वायरमेंट का ही टेम्परेचर हमने ले लिया, मतलब कि T इज इक्वल टू टी इन्फिनिटी। मतलब
मैं इनफाइनाइट नहीं कह रहा हूँ, मैं लेंथ मतलब इनफाइनाइट नहीं कह रहा हूँ, मतलब इतनी लेंथ है कि इतनी लेंथ है कि जो टिप या तो x=0 पे बात करेंगे या x=L पे बात करेंगे, मतलब टिप पे बात करेंगे। ये टिप हो गई इसकी फिन की, ठीक है, एंड हो गया टिप का, मतलब एंड हो गया फिन का। तो या तो x=0 पे बात करेंगे या उसके एंड पे बात करेंगे फिन के। तो मैं ये कह के चल रहा हूँ कि जो फिन है, जो फिन का एंड है, जो फिन का टिप है, उसका जो टेम्परेचर है वो टी इन्फिनिटी है। मतलब टी इन्फिनिटी मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, जो एम्बियंट का टेम्परेचर है, ठीक है। तो इतनी लेंथ है उसकी। अब देखो, आपको पता है कि जब हीट का कंडक्शन होगा, हीट कंडक्ट होगी थ्रू द फिन, तो एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसा हीट यहाँ से, अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, यहाँ पर टेम्परेचर लो है, हाई टेम्परेचर से लो की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा। अब हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, एक टेम्परेचर मैंने ये मान के चल रहा है कि किसी भी कोई कंडीशन होगी कि जो एंड है फिन का, उसका टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट है, जो एम्बियंट है, उसके टेम्परेचर के बराबर है। कोई ना कोई है, होगा ही जरूर, कभी ना कभी, मतलब इतनी लंबी लेंथ होगी कि उसका टेम्परेचर टी इन्फिनिटी के बराबर हो। तो मैंने यही मान के चला कि हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग उसको इस पर्पज से कह रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि एट x=∞, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना है, टी इन्फिनिटी, मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। अब ये वाली दूसरी बाउंड्री कंडीशन से रखो, तो x=∞ अगर रखोगे, थीटा क्या है हमारा, ठीक है, ये क्या है, टी इन्फिनिटी माइनस टी इन्फिनिटी C1 e∞। अब देखो e⁻x है नी, तो डिवाइड बाई e∞ प्लस C2 e∞। तो e∞ क्या होगा, अगर आप इन्फिनिटी करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, है अगर इन्फिनिटी करोगे तो क्या वैल्यू, इन्फिनिटी आएगी। तो भाई ये इन्फिनिटी है नी, और ये इन्फिनिटी, ये 0, ओके। अब देखो ये 0 है, ये क्या है, 0 है, टी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0। अब ये 0 कब होगा, अब दोनों 0 0 होंगे, ये 0 कब होगा, e∞ है, तो ये तो e∞ क्या होगा, इन्फिनिटी, ये 0 हो गया। तो C2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, C2 की वैल्यू 0, C2 की वैल्यू 0। तो C2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये भी 0, तो 0 + 0 0 है नी, 0 + 0 0। अब 0 + 0 0 हो गया, तो C2 की वैल्यू 0 रख दी, तो थीटा क्या आ गया, C1 e⁻−mx। तो C2 की वैल्यू हमको पता चल गई 0। अब C2 की वैल्यू हमको 0 पता चल गई, तो यहाँ रखा C1, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई, θ0। C1 की वैल्यू क्या आ गई, θ0। तो थीटा डिवाइड बाई θ0 क्या हो गया, e⁻−mx। समझ गए। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पर आपको समझ में आया। देखो, एट x=∞, t की वैल्यू टी इन्फिनिटी, तो ये वाला जो टर्म है ये तो 0 हो गया। अब भाई ये जो वाला टर्म है 0 है, अब दोनों इक्वल हैं, तो ये वाला टर्म भी 0 होना है, ये वाला टर्म भी 0 होना है, तभी तो दोनों, क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0 होगा। अब ये 0 कैसे लाएंगे भाई, अब e∞ हमारा क्या होता है, e∞ हमारा क्या होता है बताओ, इन्फिनिटी होता है।
है नहीं। अब e की ये वाला टर्म तो जीरो है, देखो e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है, डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो जीरो हो गया, अब इसको भी जीरो लाना है। अब क्योंकि जीरो प्लस इन्फिनिटी करोगे तो भाई इन्फिनिटी आएगा। अगर ये e की पावर इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू जीरो आ गई, नहीं e की पावर इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, तो ये वाला पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जीरो प्लस इन्फिनिटी होगा तो भाई इन्फिनिटी आ जाएगा। तो भाई हमको तो जीरो लाना है, तो हमने क्या करा, C2 को जीरो ले लिया। अब जब C2 को हमने जीरो ले लिया और e की पावर इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो होता है। अब चाहे वो इन्फिनिटी हो चाहे कुछ भी हो, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो होता है। तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो भाई जीरो को अगर मल्टीप्लाई इन्फिनिटी से करूँगा ना तो जीरो हो जाएगा। भाई जीरो किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो होना है। अब C2 को मैंने जीरो ले लिया पहले ही, क्योंकि मुझे तो भाई जीरो रखना है यहाँ पर, दोनों इक्वल करना है ना, जीरो इक्वल टू जीरो करना है ना मेरे को। अब ये तो जीरो है, अब ये इन्फिनिटी हो जाएगा, कैसे जीरो इक्वल हो जाएंगे, तो ये जीरो है तो इसको भी जीरो लाना है नहीं। तो भाई अब ये वाला पहला वाला टर्म तो जीरो आ रहा है, कैसे, e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी। अब नीचे तो इन्फिनिटी है, अब इन्फिनिटी को ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो जीरो हो गया, तो यहाँ पर C1 को छेड़ने की जरूरत नहीं है, पहले से जीरो है। अब यहाँ पर e की पावर इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी, अब ये तो ये वाला टर्म इन्फिनिटी हो गया। अब जीरो को इन्फिनिटी में ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। मल्टीप्लाई करने पे जीरो होता है, ऐड करने पे जीरो थोड़ी होता है। तो इन्फिनिटी को अगर हम जीरो से ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो भाई बराबर तो होगा ही नहीं। तो मुझे C2 को जीरो रखना पड़ा। अब जब C2 को जीरो रखूँगा तो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो, जीरो से किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो होता है, तो जीरो। तो ये वाला, तो इसका यहाँ कहा तो C2 कैसे जीरो आया, C2 ऐसे जीरो आया, तो C2 जीरो हो गया। अब हमको पता चल गया C2 जीरो है, तो हमने क्या करा, यहाँ C2 जीरो रख दिया और थीटा इज इक्वल टू C1 e की पावर माइनस mx। तो C2 एक वैल्यू पर चल गई कॉन्स्टेंट, C2 जीरो। अब हमने क्या करा, जो हमारा पहले बाउंड्री कंडीशन से जो हमारी इक्वेशन आई थी, थीटा नॉट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C2 को जीरो रख दिया, तो C1 से यहाँ आ गया, C1 क्या आ गया, थीटा नॉट आ गया। अब C1 को हमने C1 की वैल्यू थीटा नॉट हमने यहाँ रख दी, तो थीटा ओवर थीटा नॉट क्या आ गया, e की पावर माइनस mx, ऐसा आया। तो यहाँ से क्या इक्वेशंस निकल के आई, t माइनस, अब देखो थीटा को क्या लिखते हैं हम, t माइनस टी इन्फिनिटी, और थीटा नॉट को क्या लिखते हैं, t नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। तो क्या हो गया, e की पावर माइनस mx। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया अलोंग द फिन, अलोंग द लेंथ ऑफ फिन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। किस केस में, जब हमारा फिन इनफाइनाइटली लॉन्ग है, जब मैंने ये माना है कि जो मेरा फिन है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन माना है मैंने, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन मानने का मतलब कि जो एंड है, जो फिन का एंड है, जो फिन का टिप है, उसका टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर जो हमारा टी इन्फिनिटी है, जो मैंने मान रखा है, उसके बराबर है। मतलब इतना लंबा है कि एंड का फिन, टिप ऑफ द फिन टी इन्फिनिटी है, इतना लंबा फिन है हमारा। ये नहीं कि इन्फाइनाइटी है, मैंने इतना लंबा माना है कि एंड ऑफ द फिन, टिप ऑफ द फिन टी इन्फिनिटी है, समझे। तो ये हो गया पहला केस, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, चलो मिटाता हूँ पहले इसको। हाँ इसमें पहले केस में चलो, ये तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। मैंने क्या कहा, हमको जब डिज़ाइन करना है तो हमको सारी चीज़ें देखनी होती हैं, क्या क्या, मतलब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने निकाल लिया। अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, भाई हमारा तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी तो देखना है। अब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रहा है। अब जो हीट कन्वेक्ट हो रही है, जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, वो भी देखना है। तो वो कैसे निकालेंगे, Q क्या होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ये होगा अंडर रूट HPKA T नॉट माइनस T इन्फिनिटी थ्रू द फिन। ये जो इस फिन से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, मैं थ्रू द फिन की बात कर रहा हूँ, इस वॉल से की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल फिन की बात कर रहा हूँ,
समझ गए, थ्रू द फिन जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, जो फिन की सरफेस से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है वो √HP KA T0 माइनस T इन्फिनिटी। H क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, P क्या है, पेरीमीटर ऑफ द फिन, K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फिन, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फिन। समझ गए? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द फिन। ओके, अब भाई ये तुमको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, चलिए फिर अब देखते हैं दूसरा केस। ठीक है, पहला केस मैंने आपको बताया। अब दूसरे केस में क्या है कि जो हमारा फिन का जो टिप है, जो फिन का एंड है, वो हम मान रहे हैं कि इंसुलेटेड है। क्या मान रहे हैं? इंसुलेटेड। अब जैसे मैंने पहले केस में क्या बताया था कि जो फिन है हमारी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब लॉन्ग है, इतनी लॉन्ग है कि जो फिन का जो टिप है, जो फिन का एंड है, उसका टेम्परेचर जो एम्बिएंट का टेम्परेचर है बराबर है, इतनी लॉन्ग है। अब वो चाहे इनफाइनाइट पे हो चाहे कहीं पर भी हो। ठीक है, अब जो दूसरा अब हमको पता है कि दो बाउंड्री कंडीशंस चाहिए होंगी इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि C1 C2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है, तो उसके लिए बाउंड्री कंडीशन चाहिए होंगी। तो पहली बाउंड्री कंडीशन तो सबके लिए कॉमन है। क्या कॉमन है कि x = 0 पे टेम्परेचर T0 है। T0 मतलब बेस का टेम्परेचर, मतलब वॉल का टेम्परेचर। ओके, अब चलो तो ठीक है, पहली बाउंड्री कंडीशन तो पता चल गई। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन केस पे डिपेंड करती है। जैसे पहला केस था कि इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन है। अब दूसरा केस है कि जो फिन का जो टिप है, जो फिन का एंड है, वो इंसुलेटेड है। ठीक है, फिन का जो एंड है वो इंसुलेटेड है। मतलब कि मैंने क्या करा कि इंसुलेटेड मतलब कि यहाँ पर इसकी जो टिप है इस पर इंसुलेशन कर दी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इंसुलेशन करी है तो फिन की जो टिप से हीट का कंडक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कंडक्शन थ्रू द फिन टिप। अब जैसे कंडक्शन, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या होता है? Q = -KA dt/dx, यही होता है। तो अगर मैं फिन के टिप पे बात करूं, मतलब x = L पे बात करूं, x = L पे बात कर रहा हूं, तो जो फिन का जो टिप है वो इंसुलेटेड है। तो अब क्योंकि इंसुलेशन है, ड्यू टू इंसुलेशन हीट का कंडक्शन होगा नहीं फिन के टिप के थ्रू, तो हीट फ्लो होगी नहीं। तो हीट फ्लो नहीं होगी तो हीट क्या होगी? एट x = L 0, हीट का कंडक्शन हो ही नहीं रहा है क्योंकि फिन का जो टिप है वो इंसुलेटेड है। तो ये आ गई दूसरी बाउंड्री कंडीशन। तो मतलब यहाँ से क्या आया? अब k और a तो 0 हो गए, तो यहाँ से क्या आया? dt/dx एट x = L क्या हो गया? 0। अब इससे क्या करेंगे हम? अपने इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है नहीं? पहली बाउंड्री कंडीशंस तो पता है, पहली बाउंड्री कंडीशन से C1 + C2 = θ0 आया है। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये है, तो उससे कुछ आएगा। तो सॉल्व करने के बाद, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद तो जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द फिन वो क्या आएगा? θ/θ0 cos हाइपरबोलिक ML - x डिवाइडेड बाई cos हाइपरबोलिक m × L, ये आएगा। cos हाइपरबोलिक है ये, h मत समझ ले, हाइपरबोलिक। ठीक है, एक तो होता है cos, एक होता है cos हाइपरबोलिक। ठीक, cos हाइपरबोलिक m × L - x, cos हाइपरबोलिक ML। L क्या है? लेंथ ऑफ द फिन। m क्या है? m मैंने आपको बताया था, m क्या है? m =
अंडर रूट एच पी डिवाइडेड बाई के ए, ये ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द फिन आ गया। अब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया। अब इस फिन से जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र थ्रू द फिन, फिन से रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र थ्रू द फिन क्या होगा, अंडर रूट एच पी के ए टेन हाइपरबोलिक एम एल और टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी क्या होगा, अंडर रूट एच पी के ए टेन हाइपरबोलिक एम एल टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, हीट ट्रांसफर रेट थ्रू फिन। समझे, हीट ट्रांसफर रेट थ्रू द फिन। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया और हीट ट्रांसफर रेट आ गया। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला वाला केस था, वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि कौन सा केस है, और अगर आपको क्वेश्चन में ये मतलब क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि जो हमारी लेंथ है फिन की वो इनफाइनाइट है या बहुत ज़्यादा लेंथ है, या जो फिन का टिप है वो इंसुलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कुछ भी कि फिन कैसा है, मतलब बाउंड्री कंडीशंस निकालने के लिए आपको केस चाहिए होंगे, तो पहला केस तो आपको पता है, तो आप क्या करोगे, कौन सा वाला लोगे कि आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लोगे, फिन का जो टिप है इंसुलेटेड है, ये वाला केस लोगे। और इस वाले केस से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालोगे और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द फिन। तो किसी कहीं पर भी फिन की कहीं कोई सी भी लेंथ पे आपको टेम्परेचर पूछ लेगा तो आप वहाँ से निकाल सकते हो, फिर समझ रहे हो। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द फिन आपको पता है, तो x इजिकल्स टू इतनी लेंथ पे, Ly2 लेंथ पे, Ly3 लेंथ पे, Ly4 लेंथ पे आप टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि अब अलोंग द फिन तो टेम्परेचर पूरा यूनिफॉर्म तो है नहीं भाई, यूनिफॉर्म कैसे होगा, यहाँ से यहाँ पर जो वाल का टेम्परेचर है T0 है, अब जैसे जैसे ये हीट का फ्लो हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हीट यहाँ से कन्वेक्ट हो रही है, समझ रहे हो। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तो है नहीं फिन के थ्रू, तो अलग अलग होगा, पर स्टेडी स्टेट है, मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब कि अगर इस लोकेशन पे टेम्परेचर कुछ है तो वो उतना ही रहेगा, मतलब हमने मान रखा है जम्पसन्स, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है। तो ये तो दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस, अब तीसरे केस में क्या है भाई कि तीसरे केस में ऐसा है, हमने क्या दो केस, पहले केस क्या लिया हमने, पहला केस लिया कि इनफाइनाइटली लॉन्ग, दूसरा केस क्या लिया कि फिन का जो टिप है, जो फिन का एंड है वो इंसुलेटेड है, और तीसरा केस ये है कि जो फिन की लेंथ है वो फाइनाइट है, फिन की लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, ठीक है, और फिन का जो टिप है वो इंसुलेटेड नहीं है। मतलब दोनों केस जो पिछले बार जो ये वाले दो केस थे इनका अपोजिट, मतलब फिन का टिप इंसुलेटेड नहीं है, ठीक है, फिन का टिप इंसुलेटेड नहीं है और फिन की जो लेंथ है वो फाइनाइट है। तब इस केस में क्या होगा, तब क्या होगा, अब एनर्जी बैलेंस तो आपको हर जगह लगाने पड़ते हैं। फिन का टिप इंसुलेटेड नहीं है, फिन की लेंथ फाइनाइट है, ओके। तो पहली बाउंड्री कंडीशंस तो ये आ गया। दूसरी बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी इसमें, तो कैसे निकालें दूसरी, अब जैसे मैंने कहा फिन का टिप इंसुलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिन के और फिन की लेंथ, फिन भी फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ फिन का जो टिप है उसका टेम्परेचर होगा, टी इन्फिनिटी नहीं होगा, टी इन्फिनिटी तो पहले था जब फिन की लेंथ इनफाइनाइट थी, अब तो फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो कुछ ना कुछ फिन का टेम्परेचर होगा। तो मान लें टेम्परेचर टी है नहीं, ऑब्वियस वो होता ही है। अब तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कुछ भी टेम्परेचर हो। अब तो फिन का जो टिप है इंसुलेटेड नहीं है, तो अभी इंसुलेटेड नहीं है तो हीट का कंडक्शन होगा इस फिन के टिप से, और जब हीट कंडक्ट होगी तो वो कहाँ जाएगी, एम्बियंट में, मतलब कन्वेक्ट होगी। तो हीट का कंडक्शन एट x इक्वल्स टू L इक्वल्स टू हीट कन्वेक्टेड
फ्रॉम द टिप ऑफ द फिन, फ्रॉम द टिप ऑफ द फिन, समझ रहे हो ना। मतलब कि अगर मैं हीट का कंडक्शन कहूँ, हीट कंडक्टेड एट टिप ऑफ फिन इज इक्वल्स टू हीट कन्वेक्टेड फ्रॉम द टिप ऑफ द फिन, फ्रॉम द टिप ऑफ द फिन। अब भाई वो तो है ही, अब जो हीट का कंडक्शन टिप पे होगा वो यहाँ से कन्वेक्ट होगी। मैं इस टिप पे बात कर रहा हूँ, मतलब इस जो ये क्रॉस सेक्शन है इस पे बात कर रहा हूँ, टिप पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि टिप का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने क्या मान रखा है, ए, है नहीं। तो हीट का कंडक्शन हो रहा है, तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या होगा, माइनस के एरिया ए, क्योंकि फिन का टिप है तो उसका मैंने क्रॉस सेक्शन क्या ले रखा है, ए, थर्मल कंडक्टिविटी के, और डी टी ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल। ओके, अब ये तो कंडक्शन है, अब कन्वेक्ट हो रही है हीट यहाँ से, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो क्या कहता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच और एरिया ए। अब कहोगे एरिया ए, इससे पहले तो हमने हीट का कन्वेक्शन करा था तो वो सरफेस से था, सरफेस से, कहाँ से था, सरफेस से, कहाँ से, इस वाली सरफेस से, जो ये वाली सरफेस है। अब कहाँ से हो रहा है हीट कन्वेक्ट, हीट कन्वेक्ट हो रही है टिप से, टिप, तो टिप का तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है ना, उसका तो सरफेस एरिया ए है। अगर मैं सरफेस एरिया बात करूँ टिप की तो क्या ए है नहीं, तो एच ए टी माइनस टी इंफिनिटी, समझ गए। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, अलोंग द फिन कॉस हाइपरबोलिक एम एल सी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक एम एल सी। एल सी की बताऊंगा क्या है ये, ठीक है। तो एल सी क्या है यहाँ पर, एल सी है, इसको हम कहते हैं करेक्टेड लेंथ, क्या कहते हैं, करेक्टेड लेंथ। ये क्या होता है, एल सी इज इक्वल टू एल प्लस टी बाई टू। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर फिन, और एल प्लस डी बाई फोर। डी क्या है, अगर फिन रेक्टेंगुलर ना होके सिलिंड्रिकल वाली है उसका जो डायमीटर है डी है, स्मॉल डी है। सिलिंड्रिकल फिन भी तो होगी, अब मान लो ये सिलेंडर है, हमने फिन लगा दी, ये फिन हो गई। अब जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल है तो टी बाई टू, और अगर सिलेंड्रिकल फिन है तो उसका तो भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका तो डायमीटर डी होगा, तो एल प्लस डी बाई टू। एल क्या है, लेंथ ऑफ द फिन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब जैसे हीट ट्रांसफर फिन, हीट ट्रांसफर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द फिन, जैसा इससे पहले वाले में था वही है सेम, बस क्या होगा, अंडर रूट एच पी के, ठीक है, टेन हाइपरबोलिक एम एल सी हो गया यहाँ, ओके, और टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, ये हो गया हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, समझ गए। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इतने वॉट में तो आएगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है तो तीन केस है इसमें कि हीट कि पहला अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन है, दूसरा अगर फिन का जो टिप है वो इंसुलेटेड है, तीसरा अगर फिन की जो फिन फाइनाइट लेंथ की है और फिन का टिप इंसुलेटेड नहीं है, नॉट इंसुलेटेड है, तो ये इस वाले केस से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा केस, ओके। तो तीन केस हो गए हमारे। पहला केस क्या था, जैसे मैंने बताया आपको, फिन इनफाइनाइट लेंथ की थी मान लो, है नहीं,
इतनी इनफाइनाइट की लेंथ की जो फिन का टिप है उसका जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर ये इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, जब फिन के टिप का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट के टेम्परेचर दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई हीट ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा थ्रू द फिन की टिप से कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। सरफेस से तो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, फिन के टिप से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, टिप से सरफेस से तो हो रहा है। दूसरा केस था कि जो फिन की टिप है वो इंसुलेटेड है। जब फिन की टिप आपने इंसुलेट कर दी तो भाई तब तो होगा भी नहीं हीट ट्रांसफ़र, टिप से सरफेस से तो हो रहा है। अब तीसरा केस है हमारा कि फिन की लेंथ फाइनाइट है, ठीक है, और फिन की जो लेंथ फाइनाइट है और फिन की जो टिप है वो इंसुलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब सरफेस से तो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और फिन की टिप से भी हो रहा है। तो कौन से केस में फिन की टिप से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तीसरे वाले केस में। ओके, तो तीनों केस हो गए। तो इन तीनों केस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे लगता होगा आप कर लेंगे। और कोई परेशानी होगी, कोई क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए गेट के क्वेश्चन, आप देख लेना। ओके, अब फिन की इफ़िशियंसी की बात करते हैं। तो फिन की जो इफ़िशियंसी और फिन की इफ़ेक्टिवनेस, ये दो टर्म होते हैं जिससे आपका क्वेश्चन बनता है। तो फिन की अगर मैं इफ़िशियंसी की बात करूँ तो क्या होता है, इफ़िशियंसी जनरली हम देखते हैं इफ़िशियंसी, आपको क्या लिखते हो कि आउटपुट और डिवाइड बाय इनपुट ऐसे ही करते हो ना इफ़िशियंसी का, कि क्या आउटपुट है और हमने क्या इनपुट दिया। तो यहाँ पर क्या होगी इफ़िशियंसी, यहाँ पर कैसे करें कि कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है फिन से और कितना मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, समझ गए ना। यहाँ पर इफ़िशियंसी ऐसा नहीं है कि आउटपुट और इनपुट, यहाँ पर क्या आउटपुट है भाई, इनपुट हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं है हमारा। हमें तो चाहिए, हमें क्या, हमें तो मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र चाहिए। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, समझ गए। मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमको चाहिए और हो कितना रहा है ये। तो भाई हमारी डिजायरनेस क्या है, हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि हमारा हमने फिन क्यों लगाया है, हमने फिन लगाया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हो। तो हमारी डिजायर क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र, पर हो रहा है नहीं हो रहा हो तो वही उसी से वही तो इफ़िशियंसी है कि फिन की टिप का जो पर्पज़ था उसका क्या पर्पज़ है, तो उसके हिसाब से ना। अब जैसे अब हमको जैसे इफ़िशियंसी है तो ये एक्चुअल में कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्चुअल में कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र एक्चुअल में फिन के थ्रू हो रहा है। अब हमको भाई कितना मैक्सिमम चाहिए, कितना हो सकता है मैक्सिमम, एक्चुअल में कितना हीट ट्रांसफ़र और मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफ़र कितना हो सकता है जी। हमको तो भैया अगर मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमारे लिए बढ़िया है नहीं, पर एक्चुअल में कितना हो रहा है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, हमको तो चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो किससे कंपेयर करेंगे, आइडियल से कंपेयर करेंगे ना, जहाँ से मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होगा उससे तो कंपेयर करेंगे। तो इफ़िशियंसी है नहीं, इफ़िशियंसी। तो भाई एक्चुअल में अगर मैंने क्या कहा कि जो दूसरा वाला केस है, कौन सा वाला, जहाँ पर फिन का जो टिप है वो इंसुलेटेड है, फिन का जो टिप है वो इंसुलेटेड है, तो वही वाला केस हर जगह हम लेंगे, कोई भी हो। जैसे अब इसी केस में एक्चुअल में हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है तो हमको पता है, हमने निकाला है, जब फिन टिप इंसुलेटेड होता है तो कितना होता है हीट ट्रांसफ़र रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, tan हाइपरबोलिक ml T नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, यही होता है एक्चुअल में, ऐसे ही आता है, यही हो रहा है मैक्स रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब मैक्सिमम कितना हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब आइडियल केस कि हाँ इतना मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हम करा सकते हैं, मैक्सिमम जो पॉसिबल नहीं है वैसे आइडियल केस है, पर इतना करा सकते हैं। तो वो क्या कंडीशन होगी। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, HA T नॉट, अगर मैं, क्योंकि टेम्परेचर अलोंग द लेंथ यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, तभी तो हमने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था। अलोंग द लेंथ चेंज हो रहा है, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर है, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ।
तो अब यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, टी नॉट, कितना है, टी नॉट। अगर मैं ये मान लूँ कि अगर मैं क्या मान लूँ, अगर मैं ये मान लूँ कि जो अलोंग द लेंथ इंटायर फिन, इस फिन के अलोंग द लेंथ, पूरे इंटायर फिन में, मतलब पूरे फिन में टेम्परेचर हमारा अगर टी नॉट है, टी नॉट मतलब चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर टी नॉट मैं ये मान लूँ, तो मैक्सिमम यहाँ से पॉसिबल होता है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र। अगर मैं ये मान लूँ कि पूरे के पूरे में यूनिफॉर्म टेम्परेचर टी नॉट है, ठीक है, तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, तो H होगा, ठीक है। और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये वाला सरफेस एरिया ना, है नी, सरफेस एरिया P, सरफेस एरिया कौन सा, ये वाला पूरा ना। अब देखो, क्योंकि मैंने कौन सा वाला केस माना है, फिन टिप इंसुलेटेड है, फिन टिप इंसुलेटेड वाला केस मैंने लिया है, तो इस वाले क्रॉस सेक्शन से कोई भी हीट कन्वेक्ट नहीं होगी, जो भी होगी सरफेस से होगी। तो सरफेस एरिया क्या होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर और लेंथ L, पेरीमीटर और लेंथ L, ये लेंथ L और इसका पेरीमीटर, तो क्या आ जाएगा, पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा, है नी। और टेम्परेचर क्या है, टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, मतलब मैंने टेम्परेचर क्या लिया है, इस पूरे फिन का यूनिफॉर्म टेम्परेचर टी नॉट लिया है। यह है, यहाँ से हो सकता है मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, समझ। तो अगर टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी कैंसिल, टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी से टी नॉट माइनस, और एच पी, समझ गए, एच पी, तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं ये ठीक है। अब ये क्या हो गया, m क्या होता है, अंडर रूड एच पी वाई के ए होता है m, तो ये वही है एच पी वाई के ए, तो ये क्या हो गया, tan हाइपरबोलिक एम एल डिवाइडेड बाई एम एल, है नी, tan हाइपरबोलिक एम एल डिवाइड बाई एम एल, समझ गए। तो इफिशिएंसी कब है ये, जब फिन का जो टिप है वो इंसुलेटेड है, फिन का जब टिप है इंसुलेटेड है तब उस केस में इफिशिएंसी ये है। हमने दो तीन केस थे ना, तो दूसरा केस क्या था, फिन का टिप इंसुलेटेड, तो वो उस केस में इफिशिएंसी ये है, ठीक है। अगर फिन का जो फिन इनफाइनाइट लेंथ का है अगर हमारी फिन इनफाइनाइट लेंथ की है तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में भाई ये tan हाइपरबोलिक एम एल वाला टर्म नहीं होगा, है नी, ये वाला टर्म नहीं है, तो क्या होगा फिर 1/ml, केवल यही होगा, समझ गए। तो आपको यहाँ से देख के क्या लग रहा है कि जो फिन की इफिशिएंसी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थर्मल कंडक्टिविटी के, मतलब जो फिन का जो मटेरियल है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। तो भाई थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी फिन एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो मैंने जो ये मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफ़र हुआ है ना, ये तब पॉसिबल है जब ये मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफ़र कब पॉसिबल है भाई। अब आप जो ये वॉल है इसका टेम्परेचर मैंने टी नॉट है, मतलब बेस का टेम्परेचर टी नॉट है। अब इस पूरे का यूनिफॉर्म टेम्परेचर टी नॉट यूनिफॉर्म हो सकता है, तो कब पॉसिबल है,
यूनिफॉर्म टेम्परेचर मतलब कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, जो मतलब जो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो यूनिफॉर्म, मतलब कि अगर जैसे कि यहाँ पर टी नॉट है, अब जैसे हमने दिखा था ना टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर टी नॉट है, अब यहाँ से हीट कन्वेक्ट हुई और टेम्परेचर डिक्रीज हो गया और यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुआ। जैसे अगर टेम्परेचर टी नॉट है किसी टाइम पे, ठीक है, तो एक टाइम पर पूरे फिन में टेम्परेचर टी नॉट ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे हीट थोड़ी कन्वेक्ट हुई तो पूरे में यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा प्रेजेंट, समझ रहे, यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा प्रेजेंट इन्फिनिट। तो ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब इस मैटेरियल, जो ये फिन है, इसका मटेरियल है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो। थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी तभी तो पॉसिबल है कि पूरे का फिन का टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहेगा पूरे ऑपरेशन में, यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा पूरे ऑपरेशन में। हीट भी कन्वेक्ट हो रही है, हीट कन्वेक्ट हो रही है, पर यूनिफॉर्म टेम्परेचर रह रहा है। तो ये कब पॉसिबल है? जब थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो। थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट मतलब, अब समझ लो यार, थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट का मतलब हीट कंडक्टेड थ्रू द मटेरियल, जितनी तेज़ी से वो हीट को कंडक्ट करे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होती है। अब अगर किसी मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है तो मतलब कि वो तो टाइम ही नहीं ले रहा, हीट कंडक्ट होने में हीट ही कंडक्ट, ऐसे समझ रहे होगे ना मेरी बात, है नहीं? तो कब पॉसिबल है कि जब यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहे पूरे ऑपरेशन में, तब पॉसिबल है जब ही इस फिन मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो। समझ गए ना? तो मतलब फिन की इफिशिएंसी थर्मल कंडक्टिविटी पर डिपेंड करेगी। अगर थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हमने तो आइडियल केस लिया है, मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर कब? जब थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जब थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी तो टेम्परेचर यूनिफॉर्मली चेंज होगा, यूनिफॉर्मली चेंज होगा, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली चेंज होगा। ये तो हो गई फिन की इफिशिएंसी की बात। अब इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो भाई फिन की इफ़ेक्टिवनेस भी होती है। अब इफेक्टिव देखो, इफिशिएंसी क्या बताता है हमको? इफिशिएंसी बताता है कि हमको तो भाई मैक्स कितना, हमें तो जो मतलब है वो हीट ट्रांसफ़र कितना मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, उससे कंपेयर करके उसकी इफिशिएंसी निकालते हैं। अब फिन की इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ कि जो अगर हम फिन ना लगाएं, मतलब ऐसा हुआ ना, अगर आपको फिन, बिना फिन लगाए आपका कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और फिन लगाने पर तब कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, समझ रहे हो ना? अब जैसे कि फिन, आपने फिन लगाई, तब उस केस में फिन के थ्रू कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, आपने फिन लगाई तब कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है फिन के थ्रू। और अगर आपने फिन नहीं लगा रखी है तो जो ये एरिया है जहाँ पर आपने जितने सेक्शन पे आपने फिन लगाई थी उसके थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा भाई। अगर आप कंपेयर करोगे कि जब मैंने ये फिन लगाई, इस बेस वॉल से मैंने फिन को एक्सट्रूड किया, आगे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, मतलब अब देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इसने यहाँ पर घेर रखा होगा भाई, इस वॉल का इसने ए क्रॉस सेक्शनल एरिया घेर रखा होगा। जितना एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो इतना एरिया तो इसने घेर रखा होगा ना वॉल का, है नहीं? अब जितना एरिया पर इसने इस फिन को हमने यहाँ लगा रखा है, अगर बाई चांस फिन हम हटा दें तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, और फिन के लगाने पर इतने ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पे तब कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वो बताएगा इफ़ेक्टिवनेस है या नहीं है, कि अगर भाई हम फिन क्यों ज़बरदस्ती अपना पैसा खर्च करें, क्यों अपनी कॉस्ट बढ़ाएं, कि अगर हमको
जो हमने क्रॉस सेक्शनल, जो हमने फिन जहाँ पर हमने लगा रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पर, वही हमको अगर ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र दे रहा है फिन से, तो हम क्यों लगाए फिन? फिन का तो लगाने का उद्देश्य क्या है कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हमको मिले, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अब हम ये चेक करेंगे कि फिन कितना इफेक्टिव है, मतलब कि जितने क्रॉस सेक्शनल एरिया का हमने फिन लगा रखा है तो वो हमको ज़्यादा इफेक्टिव है इन कंपेरिजन टू अगर हम जहाँ पर जितने क्रॉस सेक्शनल एरिया इसने घेर रखा है वॉल का। ठीक है, तो बात ये है, मतलब फिन का जो इफेक्टिवनेस है, अगर मैं बात करूं इफेक्टिवनेस को ऐसे डिनोट करते हैं, तो Q विद फिन, मतलब विद फिन, हीट ट्रांसफ़र विद फिन कितना हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र अगर जब फिन लगाने पर कितना हो रहा है, और हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र विदाउट फिन। अब भाई मैं यहाँ पर कौन सा केस ले रहा हूँ, यहाँ पर केस ले रहा हूँ कौन सा वाला, जैसा मैं कह रहा हूँ फिन टिप इंसुलेटेड वाला केस ले रहा हूँ। तो उस केस में हीट ट्रांसफ़र क्या होता था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र SPKA tan हाइपरबोलिक ml और T0 माइनस T इन्फिनिटी, ये था केस, ये था रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र थ्रू द फिन। ओके, अब हमने फिन मान लो ये हटा दिया, हमने फिन हटा दिया, मैं हटा ही देता हूँ। देखो जैसे ये फिन है तो यहाँ से तो ये हो रहा है हीट ट्रांसफ़र। ओके, अब जैसे मान लो कि मैंने ये वाला फिन हटा दिया, ये मैंने फिन हटा दिया, लो ठीक है, अब क्या है, ये फिन मैंने हटा दिया, ठीक है, इस इतने एरिया पे मैंने फिन लगा रखा था, समझ गए, इतने एरिया पे मैंने फिन लगा रखा था, इतने एरिया पे तो लगा रखा था फिन यहाँ पर, है नहीं, तो कितने एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये टेम्परेचर कितना था, बेस टेम्परेचर कितना था T0। तो अब मैंने जब फिन हटा दिया विदाउट फिन, इस जो बेस टेम्परेचर T0 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, इससे कितना हीट ट्रांसफ़र होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट H, एरिया क्या है A, और टेम्परेचर क्या है, बेस टेम्परेचर T0 माइनस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है T इन्फिनिटी। तो T0 माइनस T इन्फिनिटी गया, समझ गए, तो क्या आया HA, तो ये क्या आया PK HA tan हाइपरबोलिक ml, m क्या होता है √HPY/KA, √HPY/KA। अब भाई चलो ये m तो बन नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या करें, tan हाइपरबोलिक ml डिवाइडेड बाई √HA डिवाइड बाई PK। तो यहाँ पर जो इफ़ेक्टिवनेस आपको लग रही है, ये आ गया किसके केस में, जब फिन का जो टिप है वो इंसुलेटेड है, तब का केस है ये, तब उस केस में फिन की इफेक्टिवनेस आ रही है। अब जब फिन का टिप इंसुलेटेड नहीं होगा, मतलब फिन इनफाइनाइट होगी, समझ गए, इंसुलेटेड, अगर फिन जब इनफाइनाइट होगी तब उस केस में क्या, ये tan हाइपरबोलिक वाला टर्म नहीं रहेगा, तब उस केस में क्या होगा, फिन का इन केस ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, समझे, फिन इनफाइनाइट लेंथ, तो उस केस में क्या होगी फिन की इफेक्टिवनेस √HA डिवाइड बाई PK। तो यहाँ पर जो फिन की इफेक्टिवनेस देखने को मिल रही है, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि फिन की इफेक्टिवनेस हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट H, जितना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होगा उतनी कम हो जाएगी फिन की इफेक्टिवनेस, समझ गए। अब जैसे एयर है, ज़्यादातर हम एयर में देखते हैं तो एयर का जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है कम होता है। अगर वाटर की बात करें, लिक्विड की बात करें, उसका ज़्यादा होता है। तो अगर लिक्विड अगर हम यूज करेंगे तो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, एयर यूज करेंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, समझ गए।
तो ये हो गया फिन इफिशिएंसी, फिन इफेक्टिवनेस। तो फिन्स की हमने बात कर ली इस पूरे लेक्चर में। इसके मैंने क्वेश्चंस भी करा रखे हैं गेट में, प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चंस, तो उनको आप देखना होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है, करवा रखे हैं मैंने। और कोई फिन्स में आपको कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को कमेंट करना और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ओके, चलिए।